तो एसएचएम इस चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड कपल ऑफ मोर लेक्चर्स वी विल बी रिक्वायरिंग टू कंप्लीट विद दिस चैप्टर। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एंगुलर एसएचएम और इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ आकर के हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं या कह लीजिए हम थोड़ा सा फर्क करते हैं। एक होता है लीनियर एसएचएम जिसमें पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है टू एंड फ्रो और एसएचएम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो करता है। इन पर्टिकुलर कहेंगे तो जब कभी भी एसएचएम परफॉर्म होता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे हम लोग मेंशन करते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन डेवलप हो जाती है जिसे लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होती है दैट इज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा एक्स आई गेस है ना, नॉट स्क्वायर, ओमेगा एक्स इनफैक्ट ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो ये कुछ आइडियाज हमारे बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोगों ने देखे थे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, जिसमें हमारा ये मानना था कि पार्टिकल ऐसे एक लाइन में मूव करेगा, एक मीन पोजीशन होगी, एक्सट्रीम्स आइडेंटिफाई होंगे प्लस ए माइनस ए एम्पलीट्यूड के साथ, और पार्टिकल इस पे टू एंड फ्रो करता रहेगा। कोई भी एसएचएम बेटा जब परफॉर्म होता है तो उसमें सबसे खास बात ये होती है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जरूर आता है। बिना रिस्टोरिंग फोर्स के कोई एसएचएम हो ही नहीं सकता। फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा मैग्नीट्यूड में। मीन से आप जितना ज्यादा हटे उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आएगा। तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माने ये कि अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन की तरफ डायरेक्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कह सकते हो या ऐसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ द एसएचएम। ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक बातें तो हमने बहुत बार कवर कर रखी हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको रैप अप कर रहा हूँ। मेन जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एंगुलर एसएचएम और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ पर्टिकुलर केसेस। अब ये आर्टिकल मैं आपको टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड इन माय ओपिनियन इट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ लाइक नीट एंड जेई मेन। इवन अपना महाराष्ट्र स्टेट का जो सीईटी होता है उसके लिए भी ये सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं हम लोग, टेक्स्ट बुक के कंटेंट पर अपने आप को फोकस्ड रखेंगे। अब आइए बात करते हैं एंगुलर एसएचएम का क्या मतलब। जैसे मान लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें लेट्स इमेजिन कि एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पर हमने एक स्प्रिंग लगा दी लाइक दिस, और इस स्प्रिंग के साथ इसके नीचे हम एक एम मास की डिस्क अटैच कर देते हैं। वी अटैच अ काइंड ऑफ डिस्क हियर। ठीक है, विथ सर्टन रेडियस आइडेंटिफाइड एंड सर्टन मास आइडेंटिफाइड। अब जो यूजुअल हमारा वे ऑफ ऑसिलेशन था वो ऐसा था कि हम गिवन मास को ऐसे अप डाउन पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ डिस्क लगाओ या कोई भी मास लगाओ, अगर मैंने इसे अप डाउन पकड़ के खींचा तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेगा और एक मीन पोजीशन आइडेंटिफाई होगी और दो अलग अलग एक्सट्रीम्स पोजीशन आइडेंटिफाई होंगी, और हम बड़े आसानी से ये क्लेम करेंगे कि ये एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर हो गया जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है बट इन लीनियर मैनर। ठीक है, बात समझ आई? यस, क्लियर हो यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। ओके, थोड़ा सा क्विकली आंसर करेंगे। अब हम बात करना चाहते हैं एंगुलर एसएचएम की। जब हम बेटा एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को या इस मास को ऐसे लीनियर सेंस में मूव नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ देंगे। जैसे कि मान लें इसको हमने ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो जब हम इसको ऐसे घुमा के छोड़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों साइड से ऐसे लाइक दिस
ठीक है, रिटर्न भी आएगा। सो ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, यू कैन सी इन द वीडियो पार्ट, हल्का सा आपको दिखाई देगा। अब यहां पे भी एक मीन पोजीशन आइडेंटिफाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर वाली मीन पोजीशन हो गई, ये इधर जा रहा है, फिर घूम के इधर आ रहा है, फिर घूम के इधर जा रहा है, फिर घूम के इधर आ रहा है, फिर घूम के इधर जा रहा है, फिर घूम के इधर जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में हमको ये फर्क नजर आया कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करने की बजाय एंगुलर लेवल पे ऐसे टर्न अराउंड होता जा रहा है, और कर तो रहा है टू एंड फ्रो। ठीक है, मीन पोजीशन उसके ऊपर नीचे आगे पीछे होने की बजाय एक मीन पोजीशन है, उसके अराउंड इधर का थोड़ा एंगल घूमेगा, फिर ऑन द अदर साइड इधर थोड़ा एंगल घूमेगा, फिर इधर थोड़ा एंगल घूमेगा, ऑन द अदर साइड फिर थोड़ा एंगल घूमेगा। मतलब जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो कैसा मेथड है, एंगुलर है। इसलिए इस एसएचएम को हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर एसएचएम। आर थिंग्स क्लियर? बात आई समझ में? यस सर। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आमतौर पर होने चाहिए। ठीक है, अगर हम एक लीनियर एसएचएम की बात करते हैं तो लीनियर एसएचएम के लिए हमको रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, डायरेक्शन में वो हमेशा मीन की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए। ये सब बिल्कुल सही है। सिर्फ हमें फर्क इस बात पे करना है कि हमें अब एंगुलर टर्मिनोलॉजीज के जरिए इस चीज को एक्सप्लेन करना है, ना कि लीनियर टर्मिनोलॉजीज के जरिए। ठीक है, अब फोर्स अगर लीनियर टर्मिनोलॉजी में आता है तो डेफिनेटली जो फोर्स का इक्विवेलेंट है, लेट मी शो इट हियर, वो आ जाता है टॉर्क एंगुलर टर्मिनोलॉजी। क्योंकि फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, टॉर्क लगाऊंगा तो घूमेगा। तो इन वन लाइन अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हूं तो आई नीड टू हैव अ रिस्टोरिंग टॉर्क रादर है अ रिस्टोरिंग फोर्स। हमें क्या चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, दूसरी बात हमें यह समझना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हम लीनियर लेवल पर मेंशन कर रहे हैं, अब उस डिस्प्लेसमेंट को हमें एंगुलर लेवल पर मेंशन करना है, यानी कि हम यहां पर मेंशन करेंगे थीटा। तो एक्स की बजाय क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और एक नए तरीके का कांस्टेंट हमको यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जैसे हम कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, वैसे ही यहां पे हमको एक घूमने वाला एंगुलर लेवल पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वी मे स्टार्ट बाय स्टेटिंग अ वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन फॉर द रिस्टोरिंग टॉर्क एज टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब आप बता सकते हैं मुझे कि ये टॉर्क किसके रिप्लेसमेंट में आया, फोर्स। फोर्स। एक्स के रिप्लेसमेंट में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और के फोर्स कांस्टेंट की बजाय यहां पे कांस्टेंट आ गया सी, जिसे हम कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। वी कॉल इट एज टॉर्शनल कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि यहां बात घूमने की चल रही है। ठीक है, अब देखें यहां ये जो टॉर्क है ना, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला मेंशन करते हैं, आई अल्फा। अल्फा, तो ये जो अल्फा फैक्टर होता है ना, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसे हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो इफ आई जस्ट कंटिन्यू विद द सेम इक्वेशन, तो मैं यहाँ टॉर्क हटा के लिखूंगा आई अल्फा। याद रहे यहाँ पर आई जो फैक्टर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसकी डिटेलिंग हमको चैप्टर 1 में करनी है, वहां जाके हम इसको बहुत डिटेल करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो आई अल्फा विल बिकम इक्वल टू माइनस में सी इंटू थीटा। तो हमें मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू माइनस में सी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं सोचने लगता हूं एज पर दिस इक्वेशन, तो ए की जगह अल्फा आ गया, चलो अच्छी बात है। एक्स का रिप्लेसमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, थीटा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ ये ओमेगा स्क्वायर की बजाय यहाँ पे क्या आया है, सी बाई आई। सी बाई आई। मतलब जिसने जिसकी जगह ली वो वाला काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर है सी बाई आई का, आप इसको एज इट इज ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से कॉल करोगे तो करंट इक्वेशन में वो सी बाई आई इस तरीके से नोटिफाई किया जाएगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में सी बाई आई, but we know that omega is equal to 2 pi by t and that will run as c by I. Therefore, the time period of this kind of SHMs, angular SHM, now can be written as under root में I by c, 2 pi under root में I by c.
तो ये टाइम पीरियड की छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी है। सो इफ यू रियली वांट टू गो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तो हम अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी तरीके से आप लोग मेंशन करो जैसे आपने यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन मेंशन किया है। डी स्क्वायर एक्स, जस्ट बताओ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थीटा। थीटा आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया आपका। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस में आप मेंशन कर लो c बाई आई इंटू थीटा। So this equation will now run as d square theta divided by dt square plus c by I into theta is equal to 0। आप चाहो तो इस इक्वेशन को फाइनलाइज कर लो कुछ ऐसे, दैट इज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बोर्ड्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, या ऐसे भी कई बार पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड मेंशन करो, सॉरी एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड मेंशन करो। बात क्लियर हो गई अच्छे से? यस। यस सर। ना इफ यू रियली वांट टू गिव अ डेफिनेशन टू इट, अगर हम इसका एक डेफिनेशन बनाना चाहते हैं वर्ड्स में, तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि किसी भी एंगुलर एसएचएम में एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है जो मैग्नीट्यूड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्शन में उसके साथ अपोजिट होगा, हमेशा मीन की तरफ डायरेक्ट होगा, एंड सो ऑन। So the words or the statement we can claim would be like this. Angular SHM is defined an oscillatory motion of the body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction is always opposite to the direction of angular displacement. Now this torque in particular should be written as restoring torque. Is it okay? ठीक है? यस। अब इसका एक स्टैंडर्ड केस हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, और वो है स्टैंडर्ड केस ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लें कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, थोड़ा सा सिचुएशन इमेजिन कर लें, और आपने क्या किया, उस मैग्नेट को ऐसे सीलिंग से थ्रेड के हेल्प से बांध दिया और आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया। ये आपने उसको बांधा ऐसे और बिल्कुल फ्रीली छोड़ा है, आपने उसको फिक्स नहीं रखा है। तो जारी बात है, हम जानते हैं कि मैग्नेट हैज गॉट टू पोल्स, एक पोल साउथ होगा और एक पोल नॉर्थ होगा। जैसे ही हम किसी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं, फ्री हैंग कर देते हैं, तो हमने ये बचपन से सीख रखा है कि द मैग्नेट विल बी डायरेक्टेड इन दी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये बात तो पता है सबको, है ना? अब मान लें अगर हम इस मैग्नेट को हल्का सा पुश कर देते हैं, हल्का सा धक्का देते हैं, हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे हल्का सा घुमा दिया इधर ऐसे और ये ऐसे, सेंस तो वही बनेगा। हल्का सा मैं घुमा के इसको छोड़ देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा रोटेशन दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो इमेजिन करने लग जाए क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, मान लीजिए ये ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो क्या ये मैग्नेट ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे होने लग जाएगा? यस। यस। अब ये जो मोशन हो रहा है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये ऐसे चमी है, बट इस बार ये ऐसा एक लीनियर सेंस में नहीं हो रहा है बल्कि ये ऐसे एंगुलर सेंस में हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो हम इसे लीनियर एसएचएम ऐसे कॉल करने की बजाय क्या कॉल करेंगे? एंगुलर एसएचएम हम इसको कॉल करेंगे। बात समझ आई? ऐसा नो? यस सर। यस सर। अब देखो क्लास 11th में हमने इस तरीके की सिचुएशन ड्रॉ की थी कि यहां पर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है भी, मान लो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये मैग्नेट फ्रीली हैंग कर दिया है और फिर डिस्टर्ब करके छोड़ दिया उसको, तो एक टॉर्क उस मैग्नेट पर एक्ट करता है, और वो टॉर्क हमने क्लास 11th में एक डेरिवेशन बना के मेंशन किया था, वो होता है म्यू बी साइन थीटा। मैं यहां आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्लास 11th के डेरिवेशन को कॉल करें, रिकॉल करें। बी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो मैग्नेट रखा गया है। ये जो म्यू फैक्टर होता है इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट।
ठीक है, मे बी हम उसको कैपिटल एम ऐसी टर्मिनोलॉजी में भी एक्सप्रेस करते हैं, याद आ रहा है कुछ? फैक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये टॉर्क हो गया, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल लेवल पर, और ये साइन थीटा। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो आप इसको जस्टिफाई करने के लिए ना यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो। अब आपके सामने एक दिक्कत आ जाएगी, आप बोलोगे क्या ये एसएचएम की कैटेगरी में गया? क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? अगर ऐसे ऐसे घूम भी रहा है तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है वो थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, बल्कि वो साइन ऑफ थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन आ गया जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में देखा था। तो फिर आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ये जो थीटा फैक्टर है, आप इसको बहुत ही स्मॉल इमेजिन करोगे। जैसे आप इसको स्मॉल इमेजिन करोगे तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा हो जाएगा, और फिर आपकी ये वाली इक्वेशन टर्न अराउंड हो जाएगी माइनस में म्यू बी इंटू थीटा। तो इस सिचुएशन में अगर हम कहें तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। फर्क समझ में आया दोनों में? यस। यस। ओके। क्योंकि जब तक ये कंडीशन स्टैब्लिश नहीं हो जाती है कि रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, तब तक वो एसएचएम नहीं होता है। अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो वो पूरी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं आया है। इसलिए हमें हर बार इस बात को गारंटी करना होगा कि कौन सी सिचुएशन में वो ऑसिलेशन एसएचएम बन सकता है। अब देखिए, एज यूजुअल हम यहाँ पे इस बात को कैरी करते हुए लिखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस में म्यू बी इंटू थीटा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस में म्यू बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। अब यहां अपना काम खत्म हो गया। आप ये याद करें कि जब कोई बॉडी या सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करती है तो उसका एक्सेलरेशन लिखने का तरीका होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो। अगर लीनियर है तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा, और अगर एंगुलर है तो यहाँ अल्फा आएगा और यहाँ थीटा आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। लेकिन इन सभी केसेस में हमें सिर्फ ये देखना है कि ओमेगा स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या बना। तो यहां ओमेगा स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या बना, देखते ही समझ में आ जाएगा। क्या बना ओमेगा स्क्वायर का रिप्लेसमेंट? अल्फा और थीटा। नहीं, देख के बताओ। अल्फा और थीटा कैसे बेटा? एक्सेलरेशन तो अल्फा हो गया, म्यू बी बाय आई। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या? क्वेश्चन तो समझो। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आया? म्यू बी बाय आई। वेरी गुड। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया म्यू बी बाई आई। देयरफॉर ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड जो आप कह सकते हो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है, वो हो गई म्यू बी बाई आई इन अंडर रूट। बट वी नो दैट के इट विल बिकम 2 पाई बाई टी, एंड दैट विल बी म्यू बी बाई आई। फाइनली टाइम पीरियड की इक्वेशन बन गई 2 पाई अंडर रूट में ये आई डिवाइडेड बाय म्यू बी। तो ये है आपका फाइनल आंसर। मॉड्यूल में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। अगर आपके सामने मॉड्यूल पड़ा हुआ है तो आप देख लें कि मैंने फाइनल फॉर्मूले में कुछ गलती की है। रूट जो है ना, मैंने सिर्फ नीचे लगाया, पूरा रूट आना चाहिए, वो टाइपिंग एरर हो गया एक्चुअली। तो मॉड्यूल में उतना करेक्शन कर लें आप, ठीक है। तो ये एक यस स्पेशल सर। केस है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम सिर्फ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा, या कह सकते हो एसएचएम कर रहा होगा। कोई भी दूसरा जनरल एंगुलर एसएचएम जब चलेगा तो उसका टाइम पीरियड ऐसे आएगा 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी। अब यहां क्या हुआ कि सी रिप्लेस हो गया ये म्यू बी से, टॉर्शनल कांस्टेंट ऐसे आ गया यहाँ पे। तो जो रिप्लेसमेंट बनेगा, जो सिचुएशन बनेगी, अब जैसे देखिए स्प्रिंग मास ऑसिलेटर याद करें तो उसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। लेकिन सिंपल पेंडुलम जब आता है तो उसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। तो जो फैक्टर जहां रिप्लेसमेंट में जैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके।
दैट्स इट। अब ये डेरिवेशन हमारे लिए बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में एक आर्टिकल हो सकता है फॉर 2 मार्क्स, कि भाई एक मैग्नेट अगर वाइब्रेट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या ऑसिलेट कर रहा है, या इन पर्टिकुलर एसएचएम कर रहा है, तो उसका रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड हम लोग कैसे। तो पूरी डायग्राम के साथ एक डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है, मॉड्यूल में भी दिया गया है, तो आप उसे याद करें, अकॉर्डिंगली आप उसको स्कोर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एक सैंपल क्वेश्चंस। मैंने बस यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हम इसको बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बस टेक्स्ट बुक के कंटेंट पर फिलहाल ध्यान देंगे, और एग्जामिनेशंस में भी ये सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे नीट हो या जेई मेन की एग्जाम हो, जितना मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो 2 बातें आपको बता दी, एक जनरल एंगुलर एसएचएम का क्राइटेरिया कैसे होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी, और एक स्पेशल केस देखा हमने कि मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे मेंशन करें। अब आइए एक पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन के। एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और मास है 200 ग्राम, इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर टू अ मेटल वायर, the other end which is fixed to the ceiling, the hanging disk is rotated about the wire through an angle and released if the disk makes torsional oscillations। torsional oscillations का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इट इज मीन बाय एंगुलर एसएचएम। और टाइम पीरियड हो गया 0.2 सेकेंड। तो टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि सी निकालने के लिए कह रहा है ये, टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, सी। ओके, ट्विस्ट कांस्टेंट भी ऐसा टर्म भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ रेडियस ऑफ द डिस्क हमको बताया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मास कैपिटल एम में मैं इसको लिख लेता हूं, दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। अब देखो, अगर हम टाइम पीरियड की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो आंसर आता है 2 पाई अंडर रूट में, यस, आई बाय सी। जनरल कैलकुलेशन है ना, कोई मैग्नेट वैग्नेट की बात नहीं है ना, ये जनरल एक ऐसी डिस्क ले ली और उसको हमने एंगुलर एसएचएम में घुमा दिया, तो 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी। करेक्ट है, यस। थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड करें तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ जल्दी से। Yes. अब आपको मुझे 2-3 बातें बतानी है यहाँ पे, ये टी क्या है। यस, 2 pi by 2. नहीं नहीं, टाइम पीरियड है ना, दैट इज 0.2 सेकेंड एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा। अब सी जो है वो तो टॉर्शनल कांस्टेंट है, बच गया क्या, आई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आई क्या है। वैसे आपको इसकी डिटेलिंग तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहां पर ना डिस्क घूम रही है, जारी बात है इसका अरेंजमेंट बच्चों अगर मैं आपके सामने बना के बताऊं तो ये कुछ ऐसे हो सकता है, ये ऐसे, लाइक दिस। तो ये ऐसे डिस्क यहाँ पे आपने लगा दी और आप इसको घुमा रहे हो। ठीक है, इस सिचुएशन में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है mr² / 2। अब फॉर्मूले को लेकर के टेंशन ना करें, ये चीजें हमें रोटेशनल डायनेमिक्स इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो याद रखें कि डिस्क जब रोटेट करती है सेंटर से, अगर उसके एक्सिस पास होता है, ऐसे घूमेगी ये, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr² / 2। चूंकि मुझे आगे फर्दर कैलकुलेशन में आई की वैल्यू पुटअप करनी है, तो सबसे पहले मैं आई को ही कैलकुलेट कर लेता हूं। मास जो हमें बताया गया है वो है 200 ग्राम, का कन्वर्जन हो गया 10 टू द पावर -3। रेडियस है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसका स्क्वायर करना है एज सजेस्टेड, एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 मैंने काट दिया, 10 टू द पावर -1 हुआ, ये -3, 2 जीरो यहाँ से बैलेंस हो गए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, therefore moment of inertia will take a value of 25 into 10 to the power -5। करेक्ट है, यूनिट वाइज अगर मैं बताऊंगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ज्यादा टेंशन ना लें आप, ये आपको पहले चैप्टर होने के बाद पूरी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे, तो बेटर है कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं। तो दिस विल बिकम टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 4 पाई का स्क्वायर इंटू ये आई डिवाइडेड बाई सी। अब टी है अपना 0.2, तो मैंने किया 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
into I, that is 25 into 10 to the power minus 5, divided by the factor of C which we want to calculate. ठीक है, 0.2 को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 into 10 to the power minus 1, इसका स्क्वायर। मैं अननेसेसरीली ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, हालांकि ये आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई अपने हिसाब से कर लो। ये डिवाइडेड बाई सी, तो सी क्या हुआ देखो, 4, पाई स्क्वायर हो गया 10, ये हो गया 2 पाई, 10 टू द पावर माइनस 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया -2। ठीक है, 4 4 कट गया, -2 ऊपर गया +2, आंसर बचा 25 इंटू 10 टू द पावर -2। करेक्ट है? यस। तो हम कह सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर हमको मिलेगा C इज इक्वल टू 0.25, and that will be with a unit of kilogram meter square per second square. टॉर्शनल कांस्टेंट इस तरीके से हम इस पे लगाएंगे। हाँ, इसके यूनिट में हम थोड़ा, अगर मैं यूनिट आपको समझा भी दूं, जैसे कि देखो ये था टॉर्क, फिर इधर आया था आई, सॉरी इधर आया था सी, और ये थीटा। तो सी अपना हो गया टॉर्क बाई थीटा। टॉर्क क्या होता है भाई? न्यूटन मीटर, थीटा रेडियन में। ठीक है, न्यूटन को फिर वापस से तुम एक्सप्रेस करके इसको आगे बढ़ा सकते हो और अकॉर्डिंगली यूनिट इसका मॉडिफाई कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखें, और ये क्वेश्चन सारे मैं अपनी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं, बाहर से मैंने कहीं से इसको अलग से पिक नहीं किया है। एक बार मैग्नेट है, उसका मास है 120 ग्राम एंड द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड एंड हैज अ डायमेंशंस ऑफ 40 mm, 10 mm एंड 80 mm, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो हो सकता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, ये बार मैग्नेट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई ऐसे। ठीक है, हाँ सॉरी, ब्रेड्थ पीछे की तरफ दिखाना है तो यहाँ दिखा देते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको। ये ब्रेड्थ हो गई और ये जो है वो हाइट है h। ठीक है, और टोटल मास जो इसका हमें गिवन है वो 120 ग्राम है। अब इस मैग्नेट को हमने ऑसिलेट कराया और इसका टाइम पीरियड जो हमें बताया जा रहा है वो पाई सेकेंड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3.14 सेकेंड। और मैग्नेटिक मोमेंट भी हमको गिवन है म्यू, ये रहा यहाँ, दैट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी कितना होगा हमें ये निकालना है। सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, सीधे सीधे आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लें, 2 पाई अंडर रूट में, हम जानते हैं एक चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद आता है म्यू बी। करेक्ट है? ऐसा नो? Yes, sir. फॉर्मूला तो अभी अभी सीखा हमने। अब यहाँ आकर के हमारी एक बात अटक जाएगी यार कि आई कितना है। अब ये मैं फिर एक बार आपसे मतलब इसमें सॉरी ही बोलूंगा फिलहाल इस स्टेज पर, क्योंकि अब तक हमने इन चैप्टर को कवर नहीं किया है और हम कुछ एक रिलेटेड कंडीशंस पर यहाँ कर आकर अटक जाते हैं। तो ऐसे बार मैग्नेट को अगर मान लो हम इस तरीके से थ्रेड बांध दें ऐसे और फिर ऑसिलेट कराएं, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा वो आएगा m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, याद रख लें बेटा, अभी क्या बोलूं मैं। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो m हमें बताया गया 120, 120 का हमें करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 ग्राम का कन्वर्जन। लेंथ है 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 12 कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान करो, ये दोनों मिलीमीटर्स में है, तो मिलीमीटर यानी कि हो गया 10 टू द पावर -3, उसका स्क्वायर
तो हो गया 10⁻⁻6। आई बात समझ में? ऐसा नो? यस सर। अब ये 120 और 12 कट जाएगा, यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा 10। 10 10⁻⁻3 का हो गया -2 और ये -6 हो गया -8। अब कैलकुलेशन कुछ ऐसे बनेगा, 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 और ये हो गया 100 इनटू, यहां मुझे मिलेगा 10⁻⁻6 एंड -2 -8। करेक्ट है? तो ये 1700 हो गया। 1700 के दोनों जीरोज अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूं तो 17 इंटू 10⁻⁻6। करेक्ट जा रहे हैं? दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये उठा करके आप यहां पुटअप करोगे, म्यू गिवन है, टी गिवन है, बी गिवन है, एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्टेड आउट। बस वैल्यूज को पुटअप कर लें और आंसर निकालें। अब जैसे देखें यहाँ पाई का वैल्यू आ गया, टाइम पीरियड का वैल्यू तो पाई है, फिर ये 2 पाई रहने दें जैसा वैसे। थोड़ी देर के लिए क्या करें, इस आई को भी जैसा वैसे रखें और ये म्यू भी। सबसे पहले क्या करें, ये पाई और पाई कैंसिल करके इधर कर दें 1। अब इसका स्क्वायर करें आप, इसका स्क्वायर करें तो ये 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आई डिवाइडेड बाय म्यू बी। क्या कहते हो? तो बी हो जाएगा 4i डिवाइडेड बाय म्यू। करेक्ट है? 4 17 इंटू 10⁻⁻6 और म्यू का वैल्यू जो हमें बताया है वो है 3.4। अब 3.4 को तुम चाहो तो और सिंपल करके लिख सकते हो, 34। 10⁻−1, -1 ऊपर लिया, +1 ये हो गया -5। तो बी का आंसर अगर मैं गलत नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या सिंपल यूनिट लगा दो टेस्ला। ठीक, टेस्ला पूरा लिखता हूं मैंने, तो तुम लोग कैपिटल टी के साथ कंफ्यूज कर लोगे। ठीक, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन टू गो फॉर। इसमें मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना, ऐसा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड रहेगा। टू मैग्नेट्स विद द सेम डायमेंशंस and mass but of magnetic moment 150 are jointly suspended in Earth's magnetic field so as to perform angular SHM. Okay, with their like poles joined together, the time period of the SHM is 5 seconds. Find the period of SHM when their unlike poles are joined together. ठीक है, तो देखिए दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं। मान लेते हैं कि ये अरेंजमेंट अगर मैं आपको बना के बताऊं तो ये ऐसे है। ठीक है, ये पहला, और इसके साथ ही बता देता हूं ये दूसरा। लाइक दिस, दो मैग्नेट है ऐसे। लेट से एक ब्लू कर देते हैं और एक ऐसे, दो मैग्नेट्स। अब बच्चों अगर हम इनके लाइक पोल्स को एक साथ लगाते हैं, लाइक पोल्स का एक साथ का मतलब हो गया कि दोनों के साउथ साउथ एक साथ आएंगे और दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ आएंगे। अब इस सिस्टम को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं, पूरी सिस्टम को ऐसे, तो इस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कहता है 5 सेकेंड है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है कि अगर हमने इसके अनलाइक पोल्स को अरेंज किया, मतलब साउथ के साथ का कॉम्बिनेशन में नॉर्थ जबरदस्ती करके बांध के बनाया, नहीं तो आप बोलेंगे सर साउथ नॉर्थ वो रहता कैसे, ये वो, ऐसा नहीं। ठीक है, एक तरफ साउथ दूसरी तरफ नॉर्थ, फिर नॉर्थ के साथ अनलाइक अटैचमेंट जो है वो साउथ का कर। अब फिर इस सिस्टम को अगर हमने हैंग किया और हैंग करके लाइक दिस ऑसिलेट करा दिया, तो फिर हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है,
अब पहले तो बच्चों मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, आई डिवाइडेड बाय म्यू बी, करेक्ट है? यस सर। अब एक बात समझे यहां पे कि जब मल्टीपल मैग्नेट्स इस्तेमाल होंगे तो आई का हमको हमेशा टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा और म्यू का भी हमको टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा, नेट वैल्यू जिसे हम कहते हैं। बी तो कॉमन रहेगा, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो कॉमन रहेगा। तो आई का और म्यू का हमको टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा। अब जैसे इस सिचुएशन में देखें, पहली सिचुएशन में तो इन दोनों मैग्नेट्स के लिए आई ऐड होकर के 2i हो जाएगा और इस सिचुएशन में भी ऐड होकर के वो 2i हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि दो अरेंजमेंट तुमने एक साथ किए ना, दो दो मैग्नेट एक साथ तुमने ज्वाइन कराए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि इस सिचुएशन में हो जाएगा μ1 प्लस μ2, क्योंकि डायपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्टेड होता है। क्लास 11th में पढ़े ना हमने ये, अलग अलग अरेंजमेंट करके मैं बताया था आपको, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री मैग्नेट्स को बेंड करके, है ना, नोट्स में मौजूद रहेगा, आपके पढ़ा चुका हूं मैं आपको कॉलेज में ये। तो जब दोनों पोल्स की अरेंजमेंट लाइक अरेंजमेंट की तरह किए गए हैं दोनों मैग्नेट्स के लिए, तो नेट वैल्यू जो है वो μ1 प्लस μ2 हो जाएगी। अब आप मुझे यहां बताइए कि यहां नेट वैल्यू क्या होगी? यस, माइनस म्यू2। वेरी गुड, μ1 माइनस μ2 हो जाएगी, इसलिए कि यहां पे हमने पोल्स के अरेंजमेंट को फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ऊपर वाले मैग्नेट का मान लीजिए साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रहा है, तो दूसरे वाले मैग्नेट का साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा। अब पहले वाले मैग्नेट का बेटा अगर तुम टाइम पीरियड लिखते हो t1, तो आप ऐसे मेंशन करोगे ना, 2 पाई अंडर रूट में, आई की बजाय तो आप 2i मेंशन कर लोगे, डिवाइडेड बाय यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा μ1 प्लस μ2 इनटू व्हाटएवर द बी वैल्यू यू हैव। और दूसरे मैग्नेट के लिए जब आप यही अरेंजमेंट के लिए इसी तरीके का फॉर्मूला आप लिखोगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा, आई की जगह तो 2i हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 2i क्यों? वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, दोनों ऐड होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी बॉडीज जुड़ती जाएंगी उतना ऐड होता जाएगा। ठीक है, जो वेक्टोरियली देखा जाएगा उसमें प्लस और माइनस की कैलकुलेशन बनेगी। तो नीचे ये आएगा μ1 माइनस μ2, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इनटू बी। अब सिंपली आप क्या करो, रेशियो ले लो, t2 अपॉन t1, जो चीजें कॉमन है सारी कट जाएंगी, 2 पाई 2i, ये सारा फैक्टर b और ये सब कुछ कट जाएगा, और आपको यहां एक सिंपल सा सीधा साधा रेशियो मिलेगा, दैट इज μ1 माइनस μ2, देखो सही कर रहा हूं क्या मैं, डिवाइडेड बाय, नो μ1 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2, करेक्ट है? अब ये हो गया t2 डिवाइडेड बाय ये 5 टाइम, पहला टाइम पीरियड तो 5 है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमको μ1 μ2 के वैल्यूज दिए गए हैं, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट पहले मैग्नेट का बताया है 100 और दूसरे मैग्नेट का बताया है 50, सो जस्ट पुट इट अप एंड यू आर डन विद योर आंसर। तो ये हो गया 100 प्लस हो गया इधर 50 डिवाइडेड बाय ये हो गया 100 माइनस ये हो गया 50। सो दिस विल नाउ लुक लाइक t2 upon 5 is equal to 100 minus 50 will become equal to 150 divided by this is 50, इसको सॉल्व करोगे तो t2 upon 5 is equal to √3, यानी कि फाइनली सेकंड अरेंजमेंट का आंसर आ जाएगा 5√3 सेकंड। ठीक है, ओके। यस सर। तो बस आज के लिए इतना काफी है, ये कुछ छोटा सा अपना अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट कह सकते हो, या छोटा सा कंटेंट था जो आपको समझाना था बस। एक और लेक्चर हमें लगेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन पर, और कुछ एक स्पेशल केसेस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कमिंग क्लास में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे इंशाल्लाह।